किसान, बदलते भारत की शान। किसानों को स्वदेशी चीजों को नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। स्वतंत्रता दिवस पर भारत सरकार के आमंत्रण पर विशेष अतिथि के रूप में दिल्ली आए किसानों से पूसा परिसर में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की मुलाकात। किसानों को स्वदेशी चीजों को अपनाने का दिलाया संकल्प। कहा, किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी घोषणा। राज्य में उद्योग लगाने के लिए विशेष पैकेज का ऐलान। सब्सिडी की जाएगी दोगुनी और ज्यादा रोजगार मुहैया कराने वाले उद्योगों को मुफ्त दी जाएगी जमीन। देश भर के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत कई राज्यों में बारिश का येलो अलर्ट जारी। लोगों को सतर्क रहने की दी गई सलाह। और अब समाचार विस्तार से। स्वतंत्रता दिवस पर भारत सरकार के आमंत्रण पर विशेष अतिथि के रूप में दिल्ली आए किसानों से पूसा परिसर में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की। इस अवसर पर शिवराज सिंह ने कहा, किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर स्वदेशी अपनाने का संकल्प दिलाते हुए कहा कि हम अपने ही प्रदेश देश में बनी चीज खरीदेंगे तो हमारे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। कृषि मंत्री ने स्वदेशी चीजों को अपनाने का संकल्प दिलाया। संकल्प लेता हूं कि अपने दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली सभी चीजें अपने देश में बनी ही खरीदूंगा और अपने रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को और मित्रों को भी स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित करूंगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार जनता की जिंदगी में दिखे, इसलिए हमारे कृषि वैज्ञानिक पहली बार गांव-गांव गए, किसानों के बीच लैब को लैंड तक पहुंचाया ताकि किसान और विज्ञान मिलकर कैसे अच्छा उत्पादन करें, इसके लिए साथ मिलकर काम कर सके। अभी फिर निकलने वाले हैं 3 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक। आपने पहली बार देखा होगा कि गांव-गांव गए किसानों के बीच लैब को लैंड तक पहुंचाया ताकि किसान और विज्ञान मिलकर कैसे अच्छा उत्पादन करें, उसके लिए साथ मिलकर काम कर सके। अभी फिर निकलने वाले 2 अक्टूबर को दशहरा है, 3 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक, दशहरे के दूसरे दिन से धनतेरस के दिन तक फिर कृषि विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और हमारे टॉप के साइंटिस्ट फिर किसान भाइयों के बीच जाएंगे कि उत्पादन कैसे बढ़े। शिवराज सिंह ने कहा कि हम रबी की फसल के लिए 2 दिन की कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं ताकि जनता की जिंदगी बदल सके। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ और किसान उसकी आत्मा। अगर मैं कृषि मंत्री हूं तो मैं मानता हूं कि किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। हम रबी की फसल के लिए रबी कॉन्फ्रेंस 2 दिन की करने वाले हैं ताकि जनता की जिंदगी बदल सके। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ और किसान उसकी आत्मा। अगर मैं कृषि मंत्री हूं तो मैं ये मानता हूं कि किसानों की सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर किसानों और लखपति दीदियों से मुलाकात की। इसके साथ ही उन्होंने सभी का आभार जताया और पीएम मोदी के नेतृत्व में चल रही जन कल्याणकारी योजनाओं पर अपने विचार भी व्यक्त किए। तो आज किसान भाई मेरे निवास पर आए हैं और कृषि मंत्री के यहाँ किसान आ जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। आज सबसे प्रेम से मिले, सबने ये संकल्प लिया
वे अपने जीवन में स्वदेशी का ही उपयोग करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किए उनको सफल बनाने का भी संकल्प लिया है। आज दीदियां भी आई, लखपति दीदी। अब देश में 2 करोड़ लखपति दीदी हो चुकी है। भाई के घर बहन आए, इससे बड़ा आनंद और कुछ नहीं होता। मन में एक ही संकल्प दृढ़ हुआ और मजबूत हुआ, किसानों की, बहनों की जिंदगी बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सबको स्वतंत्रता दिवस की बधाई। और नई दिल्ली के लाल किले में आयोजित स्वतंत्रता दिवस के मुख्य कार्यक्रम में देश भर के किसान भी शामिल हुए। ये किसान पहली बार दिल्ली आए थे। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में शामिल किसान काफी उत्साहित नजर आए। हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी से बातचीत की। किसानों ने कहा कि ये पल उनके लिए अविस्मरणीय हैं। उन्हें पहली बार ऐसा अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने लाल किले से अपने भाषण में किसानों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है। किसानों ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को साकार करने में पूरा सहयोग करेंगे। एक किसान होने के नाते वो छोटे से गांव और छोटे ही शहर से आता हूं। मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं लाल किले पे आके और मतलब झंडा वंदन देखूंगा, देश के प्रधानमंत्री का उद्बोधन सुनूंगा। ये तो एक गौरव के क्षण है। मैं विदिशा से आता हूँ। हमें इतनी उम्र में पहली बार ऐसा लग रहा है कि हम देश के प्रधानमंत्री जी को हम रूबरू देख पा रहे हैं। भारत कृषि प्रधान देश है। भारत इसके बाद सशक्त भारत बनेगा, समृद्ध भारत बनेगा। स्वदेशी अपनाएं, जिससे हमारे भारत की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। और आज हमें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पे मोदी जी ने जो उद्बोधन दिया उनको देखने का हमें अनुभव प्राप्त हुआ। हम बिहार के समस्तीपुर जिले के एक महिला किसान हूँ और काफी गौरव महसूस हुआ है कि दिल्ली सुना करते थे और आज हम दिल्ली के लाल किले और राष्ट्रपति भवन देखने का यह शुभ दिन मिला है और सभी चीजों का उत्पादन करती हूँ। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने राज्य में उद्योग लगाने के लिए विशेष पैकेज का ऐलान किया है। इसके तहत सब्सिडी दोगुनी की जाएगी और ज्यादा रोजगार मुहैया कराने वाले उद्योगों को मुफ्त जमीन दी जाएगी। इससे पहले शुक्रवार को उन्होंने 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरियां और अन्य रोजगार के अवसर प्रदान करने का संकल्प जताया था। साल 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत की गई घोषणा के क्रम में हमारी सरकार ने 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार देने के लक्ष्य को पूरा कर लिया है। अब हमारी सरकार ने अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। राज्य में उद्योग लगाने और स्वरोजगार करने वालों को कई प्रकार की सुविधाएं देकर सरकार उन्हें प्रोत्साहित कर रही है। अब बिहार में उद्योग लगाने के लिए उद्यमियों को विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाएगा। निजी क्षेत्रों को बिहार में उद्योग लगाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा विशेष आर्थिक पैकेज देने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत कैपिटल सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी तथा GST के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को दोगुना किया जाएगा। उद्योग लगाने के लिए सभी जिलों में जमीन की व्यवस्था की जाएगी तथा ज्यादा रोजगार देने वाले उद्योगों को मुफ्त में जमीन दी जाएगी। और भूमि से संबंधित विवादों को भी समाप्त किया जाएगा। ये सारी सुविधाएं अगले 6 महीने में उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को दी जाएंगी। इसके अलावा कई और प्रावधान भी किए गए हैं जिससे राज्य में उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को काफी मदद मिलेगी। इस संबंध में विस्तृत अधिसूचना अलग से जारी की जाएगी। और बारिश के समय खीरे की खेती किसानों के लिए रूप से लाभदायक साबित हो सकती है। बाजार में खीरे की मांग लगातार बनी रहती है। इस कारण किसान इसकी खेती से लाखों रुपए का मुनाफा कमा सकते हैं। देसी खीरा अन्य खीरों के मुकाबले स्वाद में काफ़ी अच्छा होता है और इसकी मांग भी अधिक है। वहीं बारिश के समय खीरे की खेती करनी काफ़ी मुश्किल होती है। ज़्यादा बारिश होने से खीरे की फसल में रोग लगने के साथ साथ फसल नष्ट हो जाती है। यही वजह है इसकी खेती कम होती है। वहीं खीरे की फसल में लागत की बात करें तो इस 1 बीघे में 15 से 16 हज़ार रुपये आती है। वहीं मुनाफा करीब 1 से 1.25 लाख रुपए तक फसल पर हो जाता है। इसकी खेती एवं मल्च विधि से करते हैं जिससे खीरे की अच्छी पैदावार होती है। इसकी खेती करना काफ़ी आसान है। पहले खेत की गहरी जुताई की जाती है, फिर खेत में मेड़ बनाकर उस पर पन्नी बिछाई जाती है, फिर पन्नी में छेद करके खीरे के बीज की बुआई की जाती है। जब पौधा थोड़ा बड़ा हो जाता है फिर इसमें हम बांस को लगाकर डोरी तार के सहारे खीरे के पौधों को बांध दिया जाता है।
जिससे खीरे की बेल तार व डोरी पर फैल जाती है, जिससे खीरे की फसल की अधिक पैदावार होती है और रोग लगने का खतरा कम रहता है। वहीं महज इसकी बुआई करने के 40 से 50 दिनों के बाद फसल निकलना शुरू हो जाती है। ऊर्जा, जरूरत हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग, क्रिटिकल मिनरल हो या सेमीकंडक्टर निर्माण, भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना है। भारत तेल से लेकर फर्टिलाइजर और उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर चल पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से इन तमाम मुद्दों पर भारत के बढ़ते कदमों को गिनाया तो भविष्य में इन क्षेत्रों में विकसित भारत के संकल्प का खाका पेश किया। समृद्ध भारत के लिए 140 करोड़ देशवासियों को संकल्पबद्ध होकर वैसे ही जीना होगा जैसे स्वतंत्रता के लिए हमारे सेनानियों ने प्रतिबद्धता दिखाई थी। प्रधानमंत्री ने अपने ऐतिहासिक संबोधन में कहा कि देश के सामर्थ्य को बचाए रखना है तो आत्मनिर्भर होना है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी तकनीक की सदी है, ऐसे में तकनीक में लीड भारत को लेनी होगी। इसी उद्देश्य के साथ भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप इस साल के अंत तक बाजार में होगी। देशवासियों और मेरे खास करके नौजवानों और विश्व भर में भारत की टेक्नोलॉजी की ताकत को समझने वाले लोगों को भी कहना चाहूंगा, इसी वर्ष के अंत तक भारत की बनी हुई, भारत में बनी हुई, भारत के लोगों द्वारा बनी हुई मेड इन इंडिया चिप्स बाजार में आ जाएगी। नेशनल क्रिटिकल मिशन के जरिए देश में 1200 से अधिक स्थानों पर खोज की जा रही है, जो कि चिप निर्माण में आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम है। वहीं ऊर्जा जरूरतों के लिए पेट्रोल डीजल का आयात का मामला हो या फिर बात फर्टिलाइजर की जरूरतों को पूरा करने के लिए विदेशों पर निर्भरता की हो, प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से देश नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन शुरू करने जा रहा है, जो समुद्र के अंदर तेल गैस के भंडार खोजने की दिशा में मिशन मोड में काम करेगा। देश को विकसित बनाने के लिए हम अब समुद्र मंथन की तरफ भी जा रहे हैं। हमारे समुद्र के मंथन को आगे बढ़ाते हुए हम समुद्र के भीतर के तेल के भंडार, गैस के भंडार, उसको खोजने की दिशा में एक मिशन मोड में काम करना चाहते हैं। और इसलिए भारत ने नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन शुरू करने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में 10 नए परमाणु रिएक्टर पर तेजी से काम चल रहा है। साल 2047 तक ये क्षमता 10 गुना से ज्यादा होगी। वहीं क्लीन एनर्जी के लिए सोलर क्षेत्र में भारत की क्षमता बीते 11 साल में 30 गुना बढ़ी है। हाइड्रो एनर्जी का विस्तार हुआ है। देश की स्पीड इतनी बेहतरीन है कि क्लीन एनर्जी सोर्स से 50% एनर्जी का जो लक्ष्य 2030 के लिए तय किया गया था, वो साल 2025 में ही हासिल कर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अगली खबर का रुख करते हैं। देश भर के कई राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है। राजधानी दिल्ली में मौसम विभाग ने पूरे हफ्ते लगातार बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। आईएमडी के मुताबिक आज से 20 अगस्त तक आसमान ज्यादातर बादलों से घिरा रहेगा और कई इलाकों में हल्की से लेकर तेज बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। इससे तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। पहाड़ी इलाके हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 17 अगस्त को मौसम विभाग ने अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना जताई है। आईएमडी ने आज मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मराठवाड़ा, कोंकण और गोवा में भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मेघालय, कर्नाटक, केरल, ओडिशा, असम, अंडमान और निकोबार में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 17 अगस्त को गोवा और कोंकण में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है।
और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने किश्तवाड़ के चशौती में बचाव कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने पूरे इलाके का जायजा और पीड़ित परिवार के लोगों से मुलाकात की। आपको बता दें कि इस आपदा में अब तक 60 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य लोग लापता हैं। 160 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है और उनमें से 38 की हालत गंभीर बताई जा रही है। कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं। प्रशासन ने लोगों और तीर्थ यात्रियों की सहायता के लिए चशौती से लगभग 15 किलोमीटर दूर पादार में एक नियंत्रण सहायता कक्ष स्थापित किया है। और हिमाचल प्रदेश में मानसून का कहर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने चंबा, कांगड़ा और मंडी जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं आज से 20 अगस्त तक कई इलाकों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही IMD ने पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन, निचले इलाकों में जल भराव और नदियों नालों के जलस्तर में वृद्धि की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने, नदियों और नालों के किनारे जाने से परहेज करने तथा सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। वहीं नालागढ़ में भारी बारिश की वजह से भूस्खलन और मलबे के कारण सड़क अवरुद्ध हो गई है और ग्रामीण लिंक मार्ग भी बाधित हुए हैं, जिनमें नालागढ़, रामशहर, कुनिहार, शिमला मार्ग कुमारहट्टी के बाद भूस्खलन से पिछले 9 दिनों से अवरुद्ध है। और देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। देश भर के मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया है। चारों तरफ राधे राधे के जयकारों से हर्षोल्लास का माहौल देखने को मिल रहा है। मथुरा और वृंदावन में देश के अलग अलग शहरों से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भी पारंपरिक उत्साह के साथ जन्माष्टमी मनाई जा रही है। राजधानी दिल्ली में भी सुबह से ही श्रद्धालु मंदिर पहुंचने लगे हैं। ऐसे ही नज़ारे राजस्थान की राजधानी जयपुर से सामने आ रहे हैं। वहीं नोएडा और अहमदाबाद में भी श्रद्धालु कृष्ण की भक्ति में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। और आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। भारत दालों के उत्पादन और खपत दोनों मामलों में दुनिया में पहले स्थान पर है। यहाँ के जलवायु और कृषि परिस्थिति दालों की खेती के लिए बेहद अनुकूल हैं। दालें भारतीय भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि इनमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। यही कारण है कि देश में हर साल दालों की पैदावार बढ़ाने के प्रयास किए जाते हैं। हाल ही में कृषि मंत्रालय ने साल 2024-25 के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया है। इन अनुमानों में दलहनी फसलों में शामिल अरहर, मूंग, चना, उड़द और मसूर की दालों की पैदावार को लेकर ताज़ा आंकड़े सामने आए हैं। आंकड़ों के अनुसार घरेलू स्तर पर अरहर, चना और मूंग की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। खरीफ अरहर की बात करें तो 2024-25 में इसकी पैदावार 35,61,000 टन होने का अनुमान है। ये आंकड़ा पिछले साल की तुलना में अधिक है। 2023-24 में अरहर की पैदावार 34,17,000 टन रही थी। इस तरह इस साल खरीफ अरहर की पैदावार पिछले साल से लगभग 1,44,000 टन अधिक होने की संभावना जताई गई है। वहीं रबी चने की पैदावार साल 2024-25 में 113,37,000 टन हो सकती है, जो बीते साल 110,39,000 टन रही थी। उड़द की रबी और खरीफ की कुल पैदावार साल 2024-25 में 21,06,000 टन हो सकती है, जो बीते साल से कम है। वहीं मूंग की पैदावार में इस साल इजाफा हो सकता है। घरेलू स्तर पर मूंग की रबी और खरीफ पैदावार कुल मिलाकर 38,19,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है। रही बात मसूर की, तो साल 2024-25 में रबी मसूर की पैदावार 17,72,000 टन हो सकती है, जो बीते साल के मुकाबले कम है। इस वृद्धि के पीछे कई कारण हैं। किसानों द्वारा बेहतर गुणवत्ता के बीजों का उपयोग, उन्नत खेती तकनीकों का अपनाना, सिंचाई सुविधाओं में सुधार और सरकार की ओर से दी जा रही सहायता योजनाएं हैं। इसके अलावा दालों की बढ़ती मांग ने भी किसानों को इसकी पैदावार की ओर अधिक प्रोत्साहित किया है। दालों की पैदावार में ये वृद्धि न केवल देश की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगी, बल्कि आयात पर निर्भरता भी कम करेगी।
इससे किसानों की आयात में सुधार होगा और उपभोक्ताओं को भी पर्याप्त मात्रा में दालें उपलब्ध होंगी। इस तरह दाल उत्पादन में ये सकारात्मक रुझान भारत के कृषि क्षेत्र के लिए एक अच्छी खबर है। भारत में तिलहनी फसलें कृषि और खाद्य तेल उत्पादन के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इनमें सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल और मूंगफली प्रमुख हैं। साल 2024-25 के दौरान इन फसलों की पैदावार देश के कई राज्यों में अच्छी रही है। खास तौर पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और गुजरात में तिलहनी फसलों का उत्पादन अधिक मात्रा में देखने को मिला है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2024-25 में घरेलू स्तर पर कुल तिलहनी फसलों की पैदावार 426,09,000 टन तक पहुंचने का अनुमान है। ये आंकड़ा देश में खाद्य तेल की उपलब्धता के लिहाज से एक सकारात्मक संकेत है। अगर हम सिर्फ सरसों की बात करें तो इस साल रबी सरसों की पैदावार 126,06,000 टन होने का अनुमान है। मूंगफली, अरंडी, सोयाबीन और सूरजमुखी की पैदावार में बेहतर प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। इन फसलों से देश में खाद्य तेल की मांग का एक बड़ा हिस्सा पूरा होता है, जिससे आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलती है। वहीं बात सोयाबीन की करें तो साल 2024-25 के दौरान खरीफ सोयाबीन की पैदावार 151,80,000 टन अनुमानित है। मूंगफली की उपज पर नजर डालें तो इस साल मूंगफली की कुल पैदावार 118,96,000 टन के पार जा सकती है, जो बीते साल से ज्यादा है। खरीफ अरंडी की उपज 17,30,000 टन, कुल तिल की पैदावार 8,29,000 टन, सूरजमुखी की उपज 1,96,000 टन, जबकि अलसी के बीज की पैदावार 1,13,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। तिलहनी फसलों की पैदावार में इस बढ़ोतरी से किसानों की आय में सुधार होगा और उपभोक्ताओं को तेल और उससे जुड़े उत्पादों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। साथ ही ये कृषि क्षेत्र के लिए एक मजबूती का संकेत है, जो भविष्य में देश की खाद्य सुरक्षा और आर्थिक विकास दोनों के लिए फायदेमंद होगा। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जान लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। महाराष्ट्र में बागों में नए पौधों को सहारा देने का काम करें। बागानों और सब्जियों के खेतों में फालतू पानी जमा न होने दें। कोंकण के रायगढ़ और रत्नागिरी जिले में धान, रागी, हल्दी और मूंगफली के खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। मध्य महाराष्ट्र के कोल्हापुर, सतारा और पुणे जिलों में धान के खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था जरूरी है। धान के खेतों में सिर्फ 2 से 5 सेंटीमीटर का जल स्तर बनाकर रखें। मराठवाड़ा के परभणी, जालना, हिंगोली, बीड़ और नांदेड़ जिलों में मूंगफली, कपास, अरहर, उड़द, मूंग और सब्जियों की खड़ी फसलों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। पश्चिमी विदर्भ में सोयाबीन और कपास के खेतों में उचित नमी के संरक्षण के लिए नालियां खोलने का काम करें। साथ ही जलभराव की समस्या से बचने के लिए खेतों से अतिरिक्त पानी बाहर निकालें। पूर्वी विदर्भ में सब्जियों की नर्सरी और रोपी गई धान के खेतों में बारिश का फालतू पानी जमा न होने दें। बागानों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था जरूरी है। पूर्वी विदर्भ के किसान पहले से बोई गई खरीफ की सोयाबीन, कपास और अरहर की फसल में जल निकासी की व्यवस्था करें। तमिलनाडु में संभावित वर्षा का उपयोग करते हुए धान की रोपाई जारी रखें। बारिश वाले इलाकों में धान की नर्सरी में जल निकासी की व्यवस्था करें। यहाँ के किसान प्राप्त और अनुमानित बारिश का सही इस्तेमाल करते हुए सिंचित मक्का, मूंग, उड़द और कपास की बुवाई करें। गन्ने और केले के पौधों को गिरने से बचाने के लिए सहारा देने का काम करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है।
खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले, साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर ले। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर, जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर, कृतज्ञ राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को कर रहा है नमन। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत अनेक गणमान्य जनों ने समाधि स्थल सदैव अटल पर दी श्रद्धांजलि। कोरिया गणराज्य के विदेश मंत्री चो ह्यून भारत की यात्रा पर हैं। उन्होंने आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। इससे पहले दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून भारत के अपने पहले दौरे पर कल नई दिल्ली पहुंचे, जहां उनका स्वागत किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की। राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। प्रवर्तन निदेशालय ने चेन्नई में तमिलनाडु के ग्रामीण विकास मंत्री आई पेरियासामी के आवास पर छापेमारी की। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आंकड़ों के अनुसार 8 अगस्त को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4.75 अरब डॉलर बढ़कर 693.62 अरब डॉलर हो गया। भारतीय टैबलेट बाजार में 2025 की दूसरी तिमाही में साल दर साल आधार पर 20% और तिमाही दर तिमाही आधार पर 28% की वृद्धि देखी गई। स्विगी ने फूड डिलीवरी ऑर्डर के लिए अपने प्लेटफॉर्म शुल्क में एक बार फिर 2 रुपये की बढ़ोतरी की है। त्योहारों के मौसम में ग्राहकों के लेन देन में वृद्धि का हवाला देते हुए कंपनी ने त्योहारों की मांग का लाभ उठाने के लिए शुल्क 12 रुपये से बढ़ाकर 14 रुपये कर दिया है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।